Assalamualaikum students, good morning and welcome to the channel of Ignited Minds. Students, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे, खैरियत से होंगे। वो आपका टीचर। Students, आपको पता है we are basically now starting the MCQ series, या हम यूं कह सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कराऊंगा MCQs के, ज्योग्राफी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू एसएसबी, विद रिस्पेक्ट टू जेकेपीएसआई, खासतौर पे जो आपका एग्जाम एफए का होने वाला है उसके रिगार्डिंग दीज वुड बी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि इसमें हम कुछ एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन साथ में लिए होंगे, बैठे होंगे। जहाँ पे भी आपको डाउट होगा, कुछ होगा, आप उसको पेन डाउन करो so that we can later on solve it. So geography, some important questions for FA, and let's start with start करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो सिलेबस है FA का, as you know, FA का मेन सिलेबस जो है that is basically the FA का भी, चाहे हम बात करें, हम किसी भी JKSSB के एग्जाम की बात करें, the syllabus mainly includes the portion of Indian geography as well as the geography of Kashmir. इसमें खास तौर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस में मेंशन किए हैं, दैट इज रिगार्डिंग द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ J&K एंड इंडिया। दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी में यू हैव बेसिकली द फिजियोग्राफी में यू हैव द हिमालयाज, यू हैव द प्लेन्स, यू हैव द प्लेट्यूज, यू हैव द पेनिनसुलर प्लेट्यू का सारा पोर्शन, यू हैव द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यू हैव द वेस्ट कोस्ट प्लेन्स, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स, यू हैव द दिस व्हाट वी कॉल एज द डेजर्ट पोर्शन, एंड यू हैव दिस the Indian islands. Apart from that, when you move further to the this portion, geography, physical portion, you have the climatology, you have the what we call as soil geography, you have the flora and fauna, you have apart from that, you have the climate of J&K as well as climate of India, and you have the soil, the natural vegetation, and this goes on. तो अगर हम कुल मिला के देखें तो पूरा जो सिलेबस है उसका डिस्कशन जो है वो पूरा जो सिलेबस कंटेंट जो इन्होंने दिया है, सब्जेक्ट मैटर जो इन्होंने दिया है आपके सामने, दैट इज रिगार्डिंग द फिजिकल ज्योग्राफी। मेन जो फोकस है वो फिजिकल ज्योग्राफी पे रहेगा। तो क्लास में तो हम पूरा सिलेबस कवर कर ही लेते हैं, बट यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करने वाले हैं, दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट, एंड मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा। तो विदाउट डिस्कसिंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट दिस कंटेंट डायरेक्टली। तो लेट्स मूव टू द स्लाइड नंबर 2। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। तो बेटा मेरा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज रिगार्डिंग द सॉइल्स। हमने सॉइल्स को पूरी तरीके से क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एंड व्हेनेवर वी स्टार्ट द पोर्शन ऑफ द सॉइल्स वी गो विद सम ऑफ द कंसेप्ट्स फर्स्ट। तो सॉइल एक कंसेप्चुअल पोर्शन है, सॉइल्स ऑफ इंडिया एज वेल एज सॉइल्स ऑफ J&K। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले हम इसको देखते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सॉइल्स विद द लार्ज proportion of clay in Kashmir is known as, क्या सेकिल बोलते हैं, क्या ग्रुट बोलते हैं, हुर बोलते हैं, या मैदान बोलते हैं। तो बेटा लेट मी टेल यू, ये जो पोर्शन, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द सॉइल्स ऑफ JK। सॉइल्स ऑफ JK पढ़ने से पहले बेटा हमने पूरा इंडिया का सॉइल्स डिस्कस किया है। इंडिया के सॉइल्स को डिस्कस करने से पहले हमने कुछ कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो सॉइल्स के रिगार्डिंग है वो डिस्कस किए हैं। तो सॉइल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास, चलो मैं लेट्स एज्यूम आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमने क्लास में पूरा डिस्कस किया हुआ है, इसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो बताओ बेटा, सॉइल्स विद लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, यहाँ पे क्ले की बात हो रही है। तो मैंने आपको बोला सॉइल जो है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दूंगा, पहले आप इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। सपोज इसका आंसर आप लोग सोच रहे हो, इसका आंसर है सेकिल जमीन। तो सेकिल जमीन इसका आंसर नहीं है बेटा, सेकिल मीन सैंडी सॉइल। तो इसका जमीन हुर है, हुर भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर मैदान बनेगा। नो बेटा, इसका आंसर जो है दैट इज द ग्रुट जमीन। अब ये ग्रुट जमीन क्या होता है, इसको डिस्कस करने के लिए हम थोड़ा बहुत बेटा, हम थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर बेटा मैं बात करूं, मैंने आपको जब सॉइल्स डिस्कस किए थे, सॉइल्स जो है, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंड। हमको पता है सॉइल जो है एक जमीन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी पे हम अपनी लाइवलीहुड यानी कि अपना एग्रीकल्चर परस्यू करते हैं। सॉइल क्या होता है बेटा, सॉइल इज नथिंग, इट्स जस्ट
सिंपल वी कैन से एक ऐसा पोर्शन है लैंड का, एक ऐसा कंपोनेंट है विच कैन वेरी फ्रॉम सर्टेन सेंटीमीटर्स टू सर्टेन सेंटीमीटर्स इन डेप्थ, और जो बहुत फर्टाइल हो सकता है, जिसका कंपोनेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, और इसी सॉइल को बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, यानी कि फैक्टर्स इसके हमने डिस्कस किए हुए हैं। फैक्टर्स मींस इसका पेरेंट रॉक कौन सा है, इसकी टाइम फॉर्मेशन कितनी है, जहां पे ये सॉइल मौजूद है वहां पे क्लाइमेट ने क्या इन्फ्लुएंस किया है इस सॉइल को लेके, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या रोल है, वहां पे बायोलॉजिकल वेदरिंग का सिस्टम क्या है, वहां पे डिकम्पोजिशन कैसी होती है। कुल मिला के जो हमारे पास सॉइल सामने आती है दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी ऑफ द फैक्टर्स। तो बेटा अगर हम उसके अलावा बात करें, अब सॉइल जो है बेटा, सॉइल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करें तो सॉइल की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट सॉइल मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बेटा सैंड, सॉइल मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बेटा सिल्ट, सॉइल मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ क्ले। तो हमने देखा ये जो ग्रोट जमीन है इसको हम क्ले जमीन बोलते हैं, और मैंने आपके सामने बेटा एग्जाम में क्लास में डिस्कस भी किया है, जो ये क्लेई सॉइल होती है बेटा इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मैंने क्लास में भरपूर डिटेल तरीके से इसको डिस्कस किया है। सॉइल जो है अगर हम बात करें, लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज लेट्स टेक ए कंटेनर, और इस कंटेनर में हम बड़े बड़े बिल्डर्स लेते हैं बेटा, और बिल्डर्स की बात करें, लेट्स टेक अनदर कंटेनर, इसमें सपोज हमने कॉबल्स लिए हैं, और लेट्स टेक बेटा अनदर कंटेनर, इसमें हम बेटा छोटे छोटे पेबल्स लेंगे। और इतना ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम कुछ और कंटेनर्स को लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन डिटेल, मैंने बोला हम कांसेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। अगर मैं यहां पे बेटा इसके बाद आपको सैंड इस कंटेनर में डालता हूं, सैंड के जर्रे जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद में बेटा एक और कंटेनर दूंगा जिसमें मैं बेटा सिल्ट डालूंगा जिसके जर्रे इससे भी फाइन होते हैं, उसके बाद में बेटा एक और कंटेनर डालता हूं जिसमें मैं बेटा बहुत फाइनेस्ट पार्टिकल डालता हूं विच इज कॉल्ड एज अ क्ले। अब सर ये डब्बे बनाने का क्या मकसद है, ये गोल गोल इसमें ये चीजें डालने का क्या मकसद है? यहां पे बेटा एक एनसीईआरटी की बहुत खूबसूरत लाइन आपको समझानी है कि हर कोई सॉइल जो होती है बेटा वो पोरस होती है, मगर बेटा हर कोई सॉइल जो होती है वो परमिएबल नहीं होती है, यानी कि ये आपका यहां पे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगा। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी आपका कौन सा एग्रीकल्चर परस्यू करना है वो डिसाइड करेगा। तो सॉइल क्ले ही अगर है, सॉइल अगर बेसिकली सिल्टी है, सॉइल अगर सैंडी है, तो उसका मतलब क्या होता है? अगर बेटा मैं यहां पे आपको दिखाऊं, मैंने यहां पे बेटा बड़े बड़े बिल्डर्स पुट किए थे इस जार में। लेट्स एज्यूम मैंने इस जार में बेटा पानी डाल दिया। अगर मैं देखूं ये पानी बेटा बिल्कुल नीचे तक आराम से जाएगा, और जाएगा भी क्यों? क्योंकि इस बिल्डर्स के बीच की जो कैपेसिटी है, बीच के जो पोर्स है, बीच की जो कनेक्टिविटी है बेटा वो कहीं ज्यादा है। तो ये पानी जो है ये आराम तरीके से नीचे चला जाएगा, यानी कि ये पानी को होल्ड नहीं कर सकता, इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। यानी कि पोर्स तो है बेटा मगर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो दिस इज अ पोरस पार्टिकल, दिस इज अ पोरस कंपोनेंट ओवर हियर, बट इसकी इंटरकनेक्टिविटी ज्यादा होने के कारण की वजह से इसमें जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है। वैसे ही बेटा अगर मैं पेबल्स पे या कॉबल्स पे चला जाऊं, उसकी भी अगर हम कनेक्टिविटी देखें तो बेटा बहुत ज्यादा है, पानी जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। बट अगर मैं बेसिकली सॉइल की बात करूं बेटा, सॉइल मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सैंड, सॉइल मेनली कंसिस्ट्स ऑफ स्ले, सॉइल का एक और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्ले होता है। तो सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। अब यहां पे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसे डिस्कस हो रही है? अगर मैं सैंड की बात करूं बेटा, अगर आप देखोगे इसके जो इंटरकनेक्टिविटी है वो कुछ ज्यादा टाइट सी है बेटा, यानी कि अगर मैं इसमें पानी डालता हूं, अगर इसमें बारिश होती है, अगर इन जगहों पे बरसात होती है, तो पानी जो है किसी हद तक, कुछ देर तक डेफिनेटली ऊपर तो रहेगा, यानी कि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू बोल्डर्स, पेबल्स एंड वगैरह बहुत ज्यादा हाई होगी। बट जरा थोड़ा बेटा सिल्ट का खेल देखते हैं। सिल्ट में जो पोरस है, पोरोसिटी है बेटा, वो कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द सैंड। तो पानी का क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात है, सिंपल सा कंसेप्ट समझ आ रहा है। जितनी ज्यादा पोरोसिटी होगी बेटा, जितनी ज्यादा पोरोसिटी होगी उतना पानी बेटा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम होगी। अगर इसकी पोरोसिटी देखोगे बेटा, सिल्ट की पोरोसिटी यहां पर बहुत कम है, पोर स्पेस बहुत कम है, इंटरकनेक्टिविटी बहुत कम है, तो बेटा पानी नीचे जाएगा बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इससे ज्यादा होगी। अगर अब मैं बात करूं क्ले की, बेटा क्ले का तो आपको पता ही है, क्ले की जो परमिएबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। क्ले की जो परमिएबिलिटी है वो ऑलमोस्ट कम होती है, क्योंकि क्ले के जो पार्टिकल्स है वो बहुत फाइनेस्ट होते हैं, क्ले के जो पार्टिकल्स है वो बहुत टाइट होते हैं, क्ले की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत मजबूत होती है। तभी हमारे पास क्ले पॉट्स भी होते हैं बेटा, जिनमें पानी आना जाना मुमकिन नामुमकिन तो होता है। अगर मैं क्ले की बात करूं, इफ यू पुट अ वाटर इन दिस क्ले पॉट, या क्ले वाली जमीनों पे
में जहां बरसात होती है बेटा तो पानी नीचे जाने का सवाल ही नहीं होता, तो पानी बहुत ऊपर ही रहता है, यानी कि जितनी टाइट पोरोसिटी उतनी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बेटा बहुत हाई होगी। तो क्ले ही वो वाली जमीनें हैं जिनमें हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, क्ले ही वो वाली जमीनें हैं बेटा जिनमें हम उन एग्रीकल्चर को परस्यू करते हैं जिसमें वाटर स्टैग्नेंट रहना चाहिए। तो बेटा वही सवाल मैंने आपको किया था कि इनमें से कश्मीर में कौन सी वो जमीनें हैं जिनको हम घुरट जमीन बोलते हैं, तो बेटा वो क्ले सॉइल्स होते हैं। तो यहां पर इस कंसेप्ट से आपको एक चीज तो समझ आनी चाहिए बेटा, एवरी सॉइल इज डेफिनेटली पोरस बट एवरी सॉइल इज नॉट परमिएबल। परमिएबिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरकनेक्टिविटी और पोरोसिटी। नो डाउट द पोरस द सॉइल वुड बी एंड अकॉर्डिंगली वुड बी डिसाइडेड द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो क्ले की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो बेटा सॉइल्स में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, बट यहां पर हम क्वेश्चंस के साथ साथ आगे चलते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। All right, beta. So this question is now regarding the climatology. The northwest region of India, including the UT of J&K, receives heavy rain and snow in the winter season due to the western disturbances. अब यहां पर सवाल जो है, ये सवाल कह रहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है, और इंक्लूडिंग बेटा कौन सा, इंक्लूडिंग J&K, इट रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ स्नो एंड रेन बट व्हेन स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। और इसका कारण भी उधरी से बोल रहा है, ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मगरिबी खलल, यानी कि मगरिब से वेस्ट से कुछ ऐसी डिस्टर्बेंसेस, कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे कम इनटू दिस हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम, हिमालयन माउंटेन सिस्टम एंड दे प्रेसिपिटेट हैवीली ओवर द इंडिया। अगर इनकी बात करें, इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ओरिजिन कहां होता है बेटा, याद करो क्लास में मैंने आपको बोला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन एक मिडिल टेरेन में बीच वाला हिस्सा है बेसिकली, जो विच एनगल्फ्स दिस होल ऑफ द मिडिल टेरेन रीजन, जिसमें आपका जोर्डान, सीरिया, ईरान वगैरह का सारा हिस्सा आता है। तो इस सी से कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कुछ यूं कह सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस डेवलप होती है जो बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट वो बेटा हमारे इस J&K रीजन में दाखिल होते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन में दाखिल होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कम इनटू द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा बेटा मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बेटा यहां पे समझाऊंगा कि इसका आंसर क्या था बेटा, इसका आंसर मेडिटेरेनियन रीजन था। बट इफ वी विल मूव टू द एक्सप्लेनेशन, लेट मी गिव यू लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। बेटा मैंने आपको क्लास में भी बोला, जो हमारे पास बेसिकली द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो ओरिजिन है, अगर मैं बात करूं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ओरिजिन, इट लाइज इन द मेडिटेरेनियन रीजन। होता क्या है बेटा, मेडिटेरेनियन रीजन का जो क्लाइमेट है, इट इज यूजुअली वेट विंटर्स एंड ड्राई समर्स। नाउ विंटर्स बीइंग वेरी ड्राई, यानी कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस हर विंटर में कुछ यूं डेवलप होती है दैट देयर आर द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ऑकरिंग। Now these cyclonic disturbances when went up to the upper troposphere level, वहां पर बेटा विंटर में हमारे पास एक जेट स्ट्रीम होती है, जो मैंने आपको डिस्कस करनी है, जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन के लिए भी पूछा था। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बदौलत बेटा ये वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये वाली मेडिटेरेनियन रीजन की जो डिस्टर्बेंसेस है, ये इंडिया के रीजन में एंटर होती है। बट अब सवाल बनता है, ये मच नीडेड रेनफॉल इंडिया को, नॉर्थ वेस्ट रीजन को मिलती है इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। बट ये सवाल है, सर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बार बार विंटर में ही क्यों आती है? तो बेटा इसका आंसर जो है वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो जेट स्ट्रीम्स है। इस जेट स्ट्रीम्स की वजह से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंटर करती है। पर सर ये जेट स्ट्रीम्स विंटर मतलब बेटा यहां पर मैंने आपको एग्जैक्ट क्लास में पूरा क्लियर किया था कि ये जेट स्ट्रीम्स मुख्तलिफ किस्मों की होती है, और ये जेट स्ट्रीम्स बेटा इंडिया में विंटर में ही क्यों प्रोमिनेंट होती है, और स्पेशली इस रीजन में ही क्यों प्रोमिनेंट होती है? क्या ये जेट स्ट्रीम्स डायनामिक है? क्या ये जेट स्ट्रीम्स मोबाइल है? क्या ये जेट स्ट्रीम्स हिमालय के ऊपर नीचे विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन हो जाती है? विंटर में इनका बेसिकली कंपोनेंट कहां पे मोस्ट प्रोमिनेंट और प्रीवेलिंग होता है? बेटा ये सवाल आपके लिए है, ये कंसेप्ट में पूरा क्लियर कर चुका हूं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ओरिजिन जो है बेटा मेडिटेरेनियन रीजन में होता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नाम क्यों है? बिकॉज दीज कम फ्रॉम, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट एंड हियर बाय मीन दे कम फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन। तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, question number 3. Jammu Hills
This question is from the physiography of JK. Jammu Hills or the outer hills is the another name designated for. तो बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर ज़ंस्कार है, क्या इसका आंसर बेटा आपका पीर पंजाल है, क्या इसका आंसर शिवालिक्स है, या फिर नन ऑफ द अबो? बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार हमने डिस्कस किया है, ये फिजियोग्राफी है, सिंपल सी फिजियोग्राफी है, तो इसका आंसर बेटा बहुत सारों ने बता दिया होगा, पता भी होगा, जम्मू हिल्स, यानी कि जो बिल्कुल आउटर हिल्स है हिमालयाज के, वो नीचे वाला जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द शिवालिक्स। थोड़ा बहुत बेटा यहां पर एक्सप्लेन करेंगे इसको, थोड़ा बहुत यहां पे कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर करेंगे। तो अगर मैं बेटा आपको यहां पे इस कंसेप्ट का थोड़ा बहुत एनालिसिस बता दूं कि जम्मू हिल्स कौन से है, हिमालय की 3 रेंजेस कौन सी है, तो बेटा जब हम क्लास में सबसे पहले फिजियोग्राफी डिस्कस करते हैं तो हम हिमालयाज को डिस्कस करते हैं। तो बेटा हिमालयाज में मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर हम बात करें बेटा हिमालयन रीजन की, तो हिमालय इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 मेन माउंटेन रेंज सिस्टम्स, जिसमें जो सबसे ऊपर वाला सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज हिमाद्री, जिसको आप कभी कभी बेटा ग्रेट हिमालयाज भी बोलते हो। उसकी जो नीचे वाला सिस्टम है बेटा, उसको आप बेटा मिडिल हिमाचल या फिर हिमालयाज भी बोलते हो, और जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज शिवालिक्स, यानी कि इसमें जम्मू वगैरह का रीजन आता है। चलो बेटा बताओ उसके बाद क्या था, अगर हम इसके बाद किया, इसके ऊपर की टोपोग्राफी को समझे, मैंने आपको बोला था ग्रेटर हिमालयाज से ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयन रीजन। ट्रांस हिमालयन रीजन में भी अगर हम देखेंगे कोरोलॉजिकल वाइज देखेंगे सीक्वेंस में, तो सबसे पहले बेटा आपका क्या था, उसमें सबसे पहले आपका काराकोरम रेंज आता था, काराकोरम रेंज के बाद क्या आता था बेटा, लद्दाख आता था, लद्दाख के बाद क्या आता था बेटा बताओ, क्लास रिवाइंड करो, लद्दाख के बाद बेटा हमारा इसमें क्या आता था, ज़ंस्कार आता था, ज़ंस्कार के बाद क्या आता है बेटा, ग्रेटर हिमालयाज आता है, उसके बाद मिडिल हिमालयाज आता है, उसके बाद क्या आता है बेटा, आउटर हिमालयाज आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 300 मीटर कंटूर लाइन आती है विच डिलिमिट्स होल ऑफ दिस हिमालयन सिस्टम विद व्हाट बेटा, विद द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो ये 300 मीटर कंटूर लाइन जो है, दिस डिलिमिट्स होल ऑफ दिस माउंटेन रेंज विद ग्रेट इंडियन प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो मुझे उम्मीद है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर सवाल आता है तो वो आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ जी सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंजेस क्या आती है हिमालय और ट्रांस हिमालयाज की, बताओ जी साउथ टू नॉर्थ क्रोनोलॉजिकल वाइज बताओ हिमालयाज या ट्रांस हिमालयाज का सीक्वेंस क्या आता है। तो काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, यू कैन से पीर पंजाल ओवर हियर आल्सो, देन द आउटर हिमालयाज व्हिच इज कॉल्ड एज द शिवालिक्स। चलो बेटा गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this question is very conceptual and very important as far as the SSB's criteria of asking the questions is being concerned now. So ये question बताओ बेटा ये कहाँ से आता है? This question is regarding the lat long system, this question is regarding the coordinate system, this question is regarding your टाइमलाइन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंसेप्चुअल है। पहले ही जब हम इंडिया को शुरू करते हैं, इंडिया का जब साइज एंड लोकेशन देखते हैं, उसके बाद बेटा हम इस टॉपिक को थोड़ा बहुत जरूर डिस्कस करते हैं। अगर यहां पे सवाल पूछा जाता है, बताओ जी अगर एक मैच कमेंट्री दिल्ली में शुरू होती है, कमेंसेस मींस शुरू होती है, कब शुरू होती है? इट टेल्स अस शुरू होती है बेटा 10 बजे सुबह। एट व्हाट टाइम द व्यूअर, और जो ये देख रहा है, दर्शक देख रहा है, इसको कितने बजे लंदन में अपना टीवी ऑन करना चाहिए? तो बताओ बेटा ये क्वेश्चन कैसा है, इसमें आपको डिग्रीज कैलकुलेट करनी है। बहुत बार मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है, क्या सुबह 4 बजे करना चाहिए, क्या 4:30 बजे सुबह करना चाहिए, एएम मीन सुबह, क्या 4:45 बजे, या फिर 4:50 एएम पे उसको अपना टीवी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये तो कुछ मैथमेटिकल लगता है। बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है पर बहुत सिंपल है। इसके लिए हमको बेटा फिर से वही लैट लॉन्ग सिस्टम में जाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर जो है बेटा वो आप बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। बिफोर आई ट्यून टू द एक्सप्लेनेशन टेल मी इट्स आंसर। तो आपको सिंपल बेटा इसकी कैलकुलेशन करनी है, और यहां पर हम अभी थोड़ा पीछे चला जाएंगे। बस इतना याद रखना, 10 बजे दिल्ली में शुरू हो रहा है, यानी कि इंडिया की बात हो रही है, दिल्ली में 10 बजे मैच लगना है। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी, लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन पोर्शन। सिंपल है बेटा, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी ऑफ द टाइम्स, अगर हम लैट लॉन्ग को देखेंगे, अगर हम इंडिया
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को देखेंगे, या अगर हम एक लाइन की बात करते हैं, वी नो हमारा जो पूरा ग्लोब है बेटा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना हुआ है। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, लैट लॉन्ग्स। यहां पर बेटा 0 डिग्री हमने ग्रीनविच मीन टाइम लंदन को लिया हुआ है, जहां पे ग्लोबल टाइम सिस्टम स्टार्ट होता है, एज ए रेफरेंस लिया जाता है। उसके बाद बेटा हम हमारे दीज लाइंस which you called as what, tell me, these lines are called as latitudes और longitudes। और उसके बाद बेटा इन लाइंस को इमेजिनरी लाइंस के साथ रेफरेंस लेके कैलकुलेट करके हम अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं इंडिया की लोकेशन की बात करूं, इंडिया की लोकेशन, इंडिया लाइज इन द विच साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी कि ये जो है बेटा ये इक्वेटर है, दिस इज 0 डिग्री, राइट। 0 डिग्री के बाद अगर मैं बेटा ऐसे ही चलूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडिया स्टार्ट्स समवेयर फ्रॉम द 8 डिग्री एंड इट गोज अराउंड व्हाट, इट गोज अराउंड 37 डिग्री, यानी कि 8 से 37 तक इसका नॉर्थ साथ में लगाना पड़ेगा, यानी कि बेटा ये क्या हो जाएंगे, इसके लैटिट्यूड्स हो जाएंगे। लैटिट्यूड्स मींस दीज लाइंस, रिमेंबर लैटिट्यूड्स आर दीज लाइंस, दीज इमेजिनरी लाइंस। उसके बाद अगर मैं बेटा अब लॉन्गिट्यूड की बात करूं, अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, ये लॉन्गिट्यूड सिस्टम कहां से शुरू होता है, मैंने आपको पहले ही बोला 0 डिग्री से। तो चलो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेट्स एज्यूम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 67 डिग्री एंड इट्स एंड 97 डिग्री, लेट्स एज्यूम, नॉट टू बी प्रिसाइज, लेट्स से दीज 30 डिग्री का फर्क दोनों तरफ से, लैट हो या लॉन्ग हो। बट सर डिग्री का फर्क, यस यस आई मीन अ वर्ड डिग्री ओवर हियर। डिग्री मींस बेटा जो मैं ये लाइंस खींच रहा हूं, ये डिग्री कैलकुलेशन कैसे होती है, यानी कि अगर हम बात करें लैट लॉन्ग्स तो मैंने आपको बता दिए, यानी कि इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जीपीएस बोलते हैं। व्हाट्सएप पर आपको कोई बोलता है कि लोकेशन अपनी भेजो, तो जब आप उसको लाइव लोकेशन भेजते हो तो आप उसको कैसे भेजते हो, तो ऑब्वियसली आप उसको बेटा लैट लॉन्ग्स भेजते हो। सर ये लैट लॉन्ग्स कैलकुलेट कैसे होते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जिनको कुछ रेफरेंस नंबर्स हमने दिए होते हैं, जो बीच में ग्लोब को बीचों बीच एक लाइन काटती है, जो बिल्कुल सेंटर से काटती है, इसको हमने 0 डिग्री बनाया हुआ है, जो लंदन में ग्रीनविच मीन टाइम जगह से स्टार्ट होती है, और यहां से बेटा हम इस साइड जाएंगे और यहां से इस साइड जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा अर्थ जो है बेटा 360 डिग्री का है, 360 डिग्री। सर कैलकुलेट तो जरा और करो, 360 डिग्री, अब अर्थ जो है वो कितना रोटेट होता है। हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 डिग्री में अर्थ कितना रोटेट होता है, 1 डिग्री में अर्थ कितना रोटेट होता है, कितने में चलता है बेटा, 360 डिग्री 24 घंटे में चलता है। 24 घंटा मींस एक पूरा दिन, यानी कि दिस मीन्स 15 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं 15 डिग्री जो है बेटा अर्थ एक घंटे में रोटेट होता है। तो इसको फर्दर सॉल्व अगर करें तो 15 घंटे में, अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा 1 आवर, अगर मैं बात करूं 360 डिवाइड बाय 24, दिस मींस 15। अगर मैं यहां पर इसको फर्दर डिस्कस करूं, अगर मैं देखूं बेटा 1 डिग्री अगर बेटा आपका 15 मिनट होता है, या सॉरी 1 आवर अगर आपका 15 डिग्री होता है, तो 1 आवर मींस बेटा हाउ मच, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को बेटा क्या करना है, 60 मिनट्स को क्या, 1 मिनट कितना होगा, 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 15, दैट मींस 4 मिनट्स, यानी कि बेटा 1 डिग्री जो है वो आपको 4 मिनट का कैलकुलेशन देता है। तो अब बेटा आप यहां से यहां तक शुरू करो, 0 डिग्री से इंडिया का लैटिट्यूड गुनो। बट सर इंडिया में कहां पर इसको लेंगे एज ए रेफरेंस, इंडिया में बेटा हम इसको बिल्कुल बीचों बीच लेंगे, जिसको हम 82.5 डिग्री इंडिया का IST बोलते हैं। उसके बाद अब बेटा यहां से अपने अपनी डिग्रीज कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 जितनी भी डिग्रीज आएंगी उसको बेटा 4 मिनट से कैलकुलेट करो, उतना हम बेटा आगे है। अब सवाल क्या था, सवाल था कि अगर 10 बजे उसने शुरू करना है तो लंदन में इस बंदे को टीवी कितने बजे ऑन करना पड़ेगा। तो बेटा आप क्या करोगे, आप पीछे जाओगे कि ना आप आगे जाओगे। तो बेटा हम लंदन जाना है तो बेटा हम प्लस प्लस तो नहीं करेंगे, हम माइनस माइनस करेंगे। अगर आपने 10 बजे मैच दिल्ली में देखना है तो लंदन में बेटा एक मिनट कैलकुलेट करके 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, इतना हम कितना पीछे जाएंगे बेटा, हम 530 मिनट्स पीछे जाएंगे, 5 घंटे 30 मिनट्स। ये 530 मिनट्स क्या बेटा, जब आप अपनी घड़ियां लाते हो, नई घड़ी कैलकुलेट करते हो, उसका टाइम सेटअप देखते हो, जब आप फोन पे देखते हो तो वहां पे हमेशा होता है बेटा एक कैलकुलेशन दी होती है 530 प्लस GMT। ये प्लस GMT क्या है बेटा, प्लस GMT मींस यही ग्रीनविच मीन टाइम, 530 मींस 5.5 घंटे। तो कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैंने आपको बता दी, 24 घंटे को डिवाइड करो 15 डिग्री से, और 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 डिग्री, 1 घंटा अगर 60 मिनट्स है तो 60 डिवाइड बाय 15 करो, वो 4 मिनट्स आता है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट
डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा 5:30 प्लस GMT, तो यहां पर अगर 10 बजे टाइम था तो 10 बजे दिल्ली में उस बंदे ने मैच देखना था, तो अगर हम पीछे जाएंगे बेटा 5.5 घंटे, तो वो बेटा सुबह के 4:30 बजे उसको बेटा वहां पर अपना टीवी ट्यून इन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, लैट लॉन्ग्स के रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है आपका कंसेप्ट इधर फिर से क्लियर हो गया होगा थोड़ा डिटेल में, हमने क्लास में ये बेटा अच्छे से ये चीजें डिस्कस की हुई है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, यहां पे एक स्लाइड है, स्लाइड में मैं आपको बेसिकली इंडिया की लोकेशन बताना चाहता हूं। आप देख सकते हो, दिस इज इंडिया, इंडियाज लोकेशन इज हेयर, तो दिस इज दिस साइड हैज बीन टेकन एज अ GMT, और यहां पर एक एक डिग्री हम आगे आगे चलते हैं। तो इंडिया लाइज इन विच पोर्शन? इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ द कंट्री, एंड यू नो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, दिस इज नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, एंड दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्ट, दिस बिकम्स साउथ ईस्ट, दिस बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, एंड दिस बिकम्स साउथ वेस्ट। तो ये वाला पोर्शन जो है बेटा, दीज आर कॉल्ड एज कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, दिस पोर्शन, दिस बिकम्स द इंडियाज लोकेशन। अगर आप ग्लोब में देखोगे, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ग्लोब। तो बेटा यही वो जगह है जहां पे हमने अपना IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया है। 82 डिग्री को काटता है, 82 डिग्री 5 मिनट्स, और यहां से एक एक डिग्री बेटा हम आगे आगे चलते हैं। जो 0 डिग्री है इस लॉन्गिट्यूड पे, इसको हम प्लस 5:30 घंटे आगे चलते हैं, तो हम अपने IST पर पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी इससे पहले। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। All right, now this question is regarding the Indian river system. Which of the following is the place of confluence of the Alaknanda and the Bhagirathi? बेटा ये गंगा रिवर सिस्टम के बारे में सवाल है। गंगा रिवर सिस्टम इज द हिमालयन रिवर सिस्टम, वन ऑफ द मेजर सिस्टम्स ऑफ द हिमालय। और गंगा रिवर सिस्टम को हमने बेटा बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। तो गंगा, एज आई टोल्ड यू, इज वन ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, जो बेटा बहुत सी शहरों को, बहुत सारे स्टेट्स को अपना पानी फराहम कराती है, एंड इसकी बहुत रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर फॉर इंडियन ज्योग्राफी। अगर हम देखें तो सवाल जो पूछा गया है बेटा, ध्यान करो, ये सवाल जो है ये गंगा के हेड स्ट्रीम्स के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस, यानी कि संगम कहां पे होता है, किस किस का? अलकनंदा और देवप्रयाग, भागीरथी का। सर अलकनंदा एंड भागीरथी ये कहां पे थे? बेटा अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चला जाएंगे, तो मैंने आपको बोला था गंगा इज मेड अप ऑफ सो मेनी ऑफ द हेड स्ट्रीम्स। गंगा का जो मेन सोर्स है वो किधर है बेटा? गंगा स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम द what we call as this गढ़वाल हिमालयन सिस्टम, एंड यहां पे बेटा हमारे पास एक ग्लेशियर है विच इज कॉल्ड एज गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर से बेटा हमारे पास 2 स्ट्रीम्स निकलती है। सपोज दिस इज योर गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर से बेटा 2 स्ट्रीम्स निकलती है, एक तो नीचे से विच इज कॉल्ड एज बिलांगना, एंड अनदर वन विच इज कॉल्ड एज Bhagirathi. Now these Bilangana and Bhagirathi, they confluence, and this stream is again called as Bhagirathi. This is Bilangana river, साउथ से जो निकलती है इन गौमुख ग्लेशियर से, एंड अनदर वन जो उसके नॉर्थ से निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज भागीरथी, एंड अपॉन देयर कॉन्फ्लुएंस दे आर कॉल्ड एज भागीरथी, एंड दे रीच अप टू द तहरी। तहरी के बाद इस भागीरथी से बेटा एक और यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है? कॉन्फ्लुएंस। तो यहां का सवाल पूछ रहा है वो। तो ये भागीरथी किससे मिलती है? अलकनंदा। अलकनंदा मैंने आपको बोला था बेटा, अलकनंदा कम्स फ्रॉम दिस साइड, एंड दिस अलकनंदा इज द मेजर हेड स्ट्रीम, और इस अलकनंदा को बहुत सारे रिवर्स ज्वाइन करते हैं, लाइक आई टोल्ड यू नंदाकनी, लाइक आई टोल्ड यू बेटा दिस कर्ण रिवर, लाइक आई टोल्ड यू मंदाकिनी रिवर। तो यहां पर बेटा दिस प्लेस, यहां पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलता है। इस प्लेस को कौन सा प्रयाग बोलते हैं? याद करो बेटा, दीज वेर द 5 प्रयाग्स, पंच प्रयाग, जिनको पंचभूमि भी बोलते हैं। क्या देव प्रयाग बोलते हैं, क्या रुद्र प्रयाग बोलते हैं, क्या कर्ण प्रयाग बोलते हैं, क्या विष्णु प्रयाग बोलते हैं? तो बेटा याद करो, हमने बोला था सबसे पहले कॉन्फ्लुएंस जो अलकनंदा और भागीरथी, दिस इज द भागीरथी, और यहां पर अलकनंदा मिल गई, और जहां पे इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड एज
देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद बेटा हमारे पास बहुत सारे और प्रयाग्स है, जैसे यहां पर हमारे पास बेटा रुद्र प्रयाग है, यहां पर हमारे पास कर्ण प्रयाग है, यहां पर हमारे पास विष्णु प्रयाग है, एंड वी हैव वन मोर प्रयाग, वी हैव द 5 प्रयाग्स ओवर हियर, दीज आर कॉल्ड एज पंच प्रयाग। उसके बाद ही बेटा ये जो भागीरथी और अलकनंदा के कॉन्फ्लुएंस के बाद ही असल में ये गंगा जो है गंगा रिवर कहलाती है। तो बेटा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, this is the confluence basically होगा, ये भागीरथी है, ये आपकी अलकनंदा है, एंड यहां पर इसके बाद ये बेसिकली ठीक है। All right, black soils are ideal for the cultivation of what? Black soils are the ideal for the cultivation of cotton, as we know. Now यहाँ पे सॉइल्स के कलर की बात होगी बेटा, मैंने आपको उस दिन भी क्लास में बोला था, अगर हम सॉइल्स के कलर डिस्कशन की बात करते हैं, इंडियन सॉइल्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, मेनली दे हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब ये कलर क्यों डिसाइड होता है? इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक, ऑन द क्लाइमेट, ऑन द वेदरिंग प्रोसेस। तो पेरेंट रॉक किस चीज से बनी है? क्या वो ग्रेनाइट से बनी है? क्या वो ग्रेनाइट में भी फिर ग्नीसिस से बनी है? क्या वो ग्रेनाइट में भी किस चीज से बनी है? दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड कि उसका कलर कैसा होगा। अगर हम बात करें बेटा ब्लैक सॉइल्स की, सॉरी कॉटन की, कॉटन, ब्लैक सॉइल्स कॉटन के लिए क्यों बहुत फेमस होते हैं? इसके आंसर, पहला आंसर, देयर कलर इज ब्लैक, डेफिनेटली देयर कलर इज ब्लैक। व्हाई द कलर इज ब्लैक? बिकॉज इट इज मेड अपॉन द डिफ्यूजन ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स। बेसाल्टिक रॉक्स में आयरन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत होता है, एंड दिस आयरन ऑक्साइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंपार्टिंग वेरियस शेड्स सच एज रेड, येलो, ब्लैक। सो यहाँ पर ब्लैक, पहला रीजन तो ये सिंपल है, देयर कलर इज ब्लैक, दैट इज अंडरस्टूड, बट दिस इज नॉट द टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। They can retain the moisture। क्या ये सही है? एक मिनट इसको साइड पे रखते हैं, ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकते हैं, लेट्स कीप इट असाइड। दे आर मेड अप ऑफ लावा, डेफिनेटली बेटा ये पूरा जो आपका जो डेक्कन लावा प्लेट्यू है, ये ब्लैक सॉइल जो है ये पूरे बेटा यहां पर मौजूद है, एंड डेफिनेटली दिस इज द लावा प्लेट्यू। अपॉन द lava eruption, continuous outpouring of basaltic lava, and upon the solidification which leads to the formation of igneous rocks, उसके बाद वो बेसॉल्ट बनता है, उसके बाद उसका वेदरिंग होता है, और आयरन ऑक्साइड का डिफ्यूजन की वजह से कलर ब्लैक होता है, और है तो लावा से ही बना डेफिनेटली। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दे आर फाउंड इन द प्लेट्यू रीजन्स, ये भी सही है। बट टेक्निकल आंसर इसका क्या है? कॉटन के लिए क्यों चाहिए बेटा? कॉटन के लिए हमको इस क्वालिटी की जरूरत होती है। ब्लैक सॉइल्स हमेशा कॉटन के लिए यूज किए जाते हैं यूजुअली, बिकॉज दे आर आइडियल फॉर रिटेनिंग मॉइस्चर। एज आई टोल्ड यू, इसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं। कॉटन सॉइल्स हैव द क्ले कंटेंट। Cotton soils are climatologically found in those regions which are drier in nature. Climatologically they are found in those regions which have alternative dry and wetter seasons. But यहाँ पे एक चीज मेन है बेटा, ये मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, और ये इन ब्लैक सॉइल्स का एक और नाम भी है, ब्लैक सॉइल्स का एक और नाम भी है, these are called as रीगर सॉइल्स। रीगर सॉइल्स, रीगर सॉइल्स के अलावा इनकी एक क्वालिटी है बेटा जिनको हम सेल्फ मंचिंग क्वालिटी बोलते हैं, कभी कभी हम इनको सेल्फ मंचिंग सॉइल्स भी बोलते हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है, बिकॉज ऑफ हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ मंचिंग इटसेल्फ, और हैविंग द we can say having the such a location which falls in the drier regions which usually lacks the moisture. Now since by nature, by virtue of nature, ये already उन पोर्शन से बना है, उन क्लेई पोर्शन से बना है विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग द मॉइस्चर। बट रिटेन मॉइस्चर तो करता है। सर एक चीज जरा यहां पे हमको समझाओ, आपने यहां पे बोला सेल्फ मंचिंग सॉइल्स, सर व्हाई ब्लैक सॉइल्स आर कॉल्ड एज सेल्फ मंचिंग सॉइल्स? जरा बेटा इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, ब्लैक सॉइल्स को क्यों हम सेल्फ मंचिंग सॉइल्स बोलते हैं? बेटा ब्लैक सॉइल्स जो है ये उन रीजन्स पे पाया जाता है जहां की जो क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन है वो ड्राई सीजन के बाद वेट सीजन होता है। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लैक सॉइल, नाउ व्हाट हैपेंस इन दीज ब्लैक सॉइल रीजन्स, सीजन कैसा है? ऑल्टरनेट वेट एंड ऑल्टरनेट ड्राई, यानी कि पहले ड्राई सीजन होगा, वेट सीजन होगा। महाराष्ट्र का रीजन है बेटा, विदर्भा, मराठवाड़ा, पूरा लीवर्ड साइड में पड़ता है, बारिशें तो होती नहीं है, विंडवर्ड पूरा जो वेस्टर्न घाट्स है वो ओरोग्राफिक बैरियर बनाता है, तो इस साइड बारिशों का होना बहुत मुश्किल है, बहुत कम होती है, और इस रीजन की वजह से इन सॉइल्स में लकीली दे आर द क्ले सॉइल्स, पानी जब भी होगा दे विल रिटेन। बट सेल्फ मंचिंग सर जरा थोड़ा डिटेल में समझाओ। सेल्फ मंचिंग मतलब ये खुद को खुद प्लफ करते हैं, या कशीर पड़चे वना सूर करान, यम छ पानिस पानस पान सॉइल पानस पाने सूर करा। हाउ डज दैट हैपन? बेसिकली व्हाट हैपेंस,
as you know, these soils have alternate wet plus dry climate. Now since there is a little amount of rainfall, these soils have clay in their nature, and these soil once get the hydrated, they basically swell. यानी कि जब इनमें हाइड्रेशन होती है, पानी चला जाता है, तो ये बेटा फूल जाते हैं. These soils swell. अब ये क्ले से बनते हैं बेटा, ये स्टिकी हो जाती है. तो उसके बाद एक किसान के लिए इस पर उस टाइम प्लफिंग करना बेटा मौत के बराबर होता है. तो वो किसान क्या करता है, अब डिसाइडिंग समथिंग ऑन हिज एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बों के बुनियाद पे बेटा वो एक दिमाग चलाता है और इन सॉइल्स को एज सच रहने देता है, क्योंकि उसको पता है वेट सीजन के बाद एक ड्राई सीजन आने वाला है, और जो बहुत प्रोलॉन्ग सीजन होगा, उस ड्राई सीजन में जो ये सॉइल स्वेल और हाइड्रेटेड और स्टिकी हो चुकी है, इस सॉइल्स में बेटा क्रैक्स पड़ने वाले हैं, इस सॉइल्स में दरारें पड़ने वाली है. और बस बेटा यहीं पर एक किसान की जो है वो खुशी के आने का मौका होता है. एक किसान का जो तजुर्बा होता है वो सक्सेसफुल होने लगता है, क्योंकि वंस दीज सॉइल्स गेट क्रैक्स in between, what happens, hydration, what happens, aeration starts to occur. यानी कि हवा भी भरपूर पहुंचती है, ऑक्सीजन भी भरपूर पहुंचती है, सॉइल्स फर्टाइल होने लगते हैं. इतना ही नहीं, जब ये क्रैक्स बेटा और वाइड होने लगते हैं, तो these cracks collide with each other and they collapse. And once they collapse, what happens, as you can see, these soils are now self-munched themselves. यानी कि इनकी प्लफिंग खुद ब खुद हो चुकी है बेटा. तो these cotton soils, black soils, lava soils have the capability to retain moisture. They are made up of lava found on the Deccan lava plateau, usually ideal for cotton cultivation. They can retain moisture, also called as rigor soils, also called as self-munching soils. बेटा इतने सारे एक कंसेप्ट पर इतने सारे सवाल आ सकते हैं. तो let's move to the next question. ऑलराइट, फिजियोग्राफी पे सवाल है बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड देयर हाईएस्ट पीक इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट आपको बोलना है बेटा. माउंटेन रेंजेस, इंडिया इज मेड अप ऑफ सो मेनी ऑफ द हिल्स. हिल्स तो पता है 900 मीटर के बाद जो भी एलिवेशन है वो माउंटेन है. 900 मीटर के बाद कोई भी एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप जो है वो आपका उससे कम जो है वो आपका हिल बन जाता है. तो इंडिया में बहुत सारे हिल्स है बेटा. हमने पूरी फिजियोग्राफी बहुत डिटेल में असेसमेंट की है. यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, अनाईमुड़ी, क्या सही है? टेक्निकली बेटा ये सही है, बट अगर मैं इसको जरा और एसेस करूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हम इसको समझेंगे. फिलहाल याद रखना बेटा, एज पर द एसएसबी बीइंग क्वेश्चन, एज पर द एसएसबी क्वेश्चंस या एज पर द जनरल नॉलेज वी हैव, हमें हमेशा लगता है कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अनाईमुड़ी. बट बीइंग टेक्निकली स्पीकिंग बेटा, अनाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के जंक्शन पे पड़ता है. सो टेक्निकली अनाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक नहीं है. बट बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एग्जाम में आता है तो अनाईमुड़ी ही लिखना है, क्योंकि अनाईमुड़ी इज द वेस्टर्न घाट्स का जो जंक्शन है वहां पर है. अदरवाइज देयर इज द पीक व्हिच इज कॉल्ड एज मुलानगिरी, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, व्हिच एग्जैक्टली फॉल्स ऑन द वेस्टर्न घाट्स, नॉट ऑन द जंक्शन. जंक्शन पे तो बेटा अनाईमुड़ी है, बट यहां पे एसएसबी हमेशा अनाईमुड़ी एक्सेप्ट करता है, तो अनाईमुड़ी आप लिखो. सतपुरा इसका आंसर है, धूपगढ़, गारो हिल्स, लुम शिलोंग, विंध्यास, गुडविल पीक. बताओ बेटा इसका सही इनकरेक्ट आंसर कौन सा है? क्या ये वेस्टर्न घाट्स अनाईमुड़ी है? ये बिल्कुल सही है. सतपुरा की पीक धूपगढ़ है, क्या ये सही है? विंध्यास की पीक गुडविल पीक है, क्या ये सही है? गारो हिल्स, लिम शिलोंग, क्या ये सही है? बताओ बेटा, ये मैंने पढ़ा है बहुत डिटेल में. विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एंड द हाईएस्ट पीक इज इनकरेक्ट. तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताओ. ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, यहां पर मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा. प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. और बेटा प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, हमको भी जरा मोटिवेशन मिलती है. हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं. एक डिटेल में क्वेश्चंस आपके लिए हम यहां पे लाते हैं. All right, which state does not share? चलो बेटा ये सिंपल फिजियोग्राफी इंडिया एंड इट्स नेबर्स पर क्वेश्चंस है. कौन सी स्टेट ऐसी है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करती है? सॉरी बेटा, लेट्स, कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सी ऐसी स्टेट है जो इंडिया की म्यांमार, इंडिया की नेबरिंग कंट्री म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर नहीं करती है? तो मैंने आपको बोला था बेटा, इंडिया एंड इट्स नेबर्स जब स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं तो इंडिया के 7 नेबर्स है, 7 नेबर्स स्टेट्स जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस गोया कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, बट दैट्स समथिंग डिफरेंट टॉपिक. बट यहां पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो सिर्फ म्यांमार की बात हो रही है. म्यांमार यहां पर पड़ता है बेटा. बताओ जी म्यांमार, हमने पूरा डिस्कस किया बेटा. बताओ जी म्यांमार के साथ इंडिया की कौन सी स्टेट
अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है। एक निमोनिक मैंने बता दिया था बेटा, म्यांमार के लिए मैंने हर किसी का बता दिया था, म्यांमार के लिए इंडिया की कौन सी बाउंड्री अपना बॉर्डर शेयर करती है, वो सिंपल था अरुणा मामी। याद रखना बेटा, कौन सी मामी? अरुणा मामी। अरुणा मामी एक निमोनिक बन जाता है, निमोनिक मींस कुछ याद रखने के लिए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नागालैंड, यानी कि मणिपुर, यानी कि मिजोरम। तो ये 4 स्टेट्स है बेटा जो किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? म्यांमार के साथ, इंडिया की। तो अरुणाचल भी है, मिजोरम भी है, मणिपुर भी है, सिक्किम तो यहां पे अरुणा मामी में नहीं आया, तो सिक्किम इसका आंसर है। सिक्किम डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है बेटा इंडिया की बाउंड्रीज, ये आप देख सकते हो, ये इंडिया की बाउंड्रीज है। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद व्हाट वी कॉल एज, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद दिस बांग्लादेश, ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट बाउंड्री इंडिया शेयर्स विद अफगानिस्तान। दो टेक्निकली अफगानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री नहीं आती है, इंडिया की बाउंड्री नहीं आती है। अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री है वो पीओके की बाउंड्री है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ आती है। बट चूंकि कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि हम पीओके की भी बाउंड्री, अपनी बाउंड्री, पीओके को अपना हिस्सा समझते हैं और उसकी जो बाउंड्री है वो भी अपनी बाउंड्री बन जाती है। टेक्निकली स्पीकिंग, एज पर द इंडियन लॉज, एज पर द इंडियन डिप्लोमेटिक सिस्टम, एज पर द इंडियन पॉलिटिकल कंसेप्ट, दिस इज करेक्ट। बट यहां पर फिजिको जियोग्राफिकल हिसाब से इंडिया की बाउंड्री अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल यहां पर पड़ती है, जो कि पीओके में पड़ जाती है। शॉर्टेस्ट बाउंड्री बस 80 किलोमीटर की बाउंड्री, लॉन्गेस्ट बांग्लादेश की बाउंड्री। तो आप देख सकते हो बेटा ये म्यांमार है, म्यांमार की बाउंड्री यहां पर है। तो बेटा अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, these share the boundary with the Myanmar. So we have the 7 neighbors countries. So moving on to the next question. All right. In the Thar region, the shifting sand dunes are locally known as by which name? बताओ जी, थार रीजन में अगर हम सैंड ड्यून्स की बात करें, पहले ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक पे है? ये क्वेश्चन जो है वो बेटा आपके डेजर्ट टॉपिक्स पे है। डेजर्ट्स जो इंडिया का एक फिजियोग्राफी का एक मेन हिस्सा है, इंडियन डेजर्ट्स जिनमें थार भी आता है, बड़ा सा हिस्सा। इंडियन डेजर्ट्स इज बेसिकली अ ड्राई रीजन, जीरो फाइटिक कंडीशंस, जिसको मरुस्थली भी कहते हैं, जिसमें अगर डिटेल में देखा जाए तो बेटा मारुस्थली वेस्ट वाला हिस्सा पड़ता है, भागर ईस्ट वाला हिस्सा पड़ता है, अरावली के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट साइड पे पड़ता है पूरा डेजर्ट। तो ये डिटेल में हमने इसको एनालिसिस किया है। बट यहाँ पर डेजर्ट में भी कुछ बहुत सारे फिजियोग्राफिक छोटे छोटे फीचर्स हैं, जैसे कि मशरूम रॉक्स है, जैसे कि बेटा ओएसिस आता है, जैसे कि हमारे पास शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है। तो इन्हीं सैंड ड्यून्स को, सैंड ड्यून्स आपको समझते हो, सैंड ड्यून्स एक डिपोजिशनल फीचर है। डिपोजिशनल फीचर किसने डिपॉजिट किया? हवा ने किया। हवा क्या बन गई? एक एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन बन गई। डेन्यूडेशन क्या होता है? एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन प्रोसेस का एक हिस्सा है, जिसमें बेटा जो भी अर्थ पे आप देखते हो या तो एग्रेडेशन से बना है या तो डिग्रेडेशन से बना है। यानी कि हर कोई अर्थ में विल टेंड टू मूव इट्स टू द एटमोस्ट कैपेसिटी, या तो डिग्रेड होगा या तो एग्रेड होगा। और इसी प्रोसेस को आप वेदरिंग और इरोजन के नाम से और डिपोजिशन के नाम से जानते हो। यानी कि जो भी कोई चीज वेदर होगी वो डिपॉजिट तो होगी होगी। अगर मैं डेजर्ट की बात करूं, ये एक ऐसा फीचर बनता है जो कि एक डिपोजिशनल फीचर है। हवा ने इसको डिपॉजिट किया। डिपोजिशनल फीचर क्या बन गया बेटा? सैंड ड्यून्स बन गए। और इन सैंड ड्यून्स को लोकली किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको कायल्स बोलते हैं? बताओ जी बेटा। नहीं। क्या इसको द्रियांस बोलते हैं? बताओ जी बेटा। द्रियांस बोलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, द्रियांस इज द करेक्ट आंसर। क्या इसको द्वार बोलते हैं? नहीं, द्वार इज समथिंग डिफरेंट। एंड क्या नन ऑफ दीज है? बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा इसका सही आंसर जो है द्रियांस होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट इसकी एक्सप्लेनेशन, जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज पार्ट 1 में। थोड़ा लंबा टॉपिक हो गया, otherwise I have got basically so many other questions, but we'll continue the next part. तो यहां पर हम इसको क्लोज करेंगे। बट इस टॉपिक की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। डेन्यूडेशन क्या है, एग्रेडेशन क्या है, तो इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां पर देता हूं बेटा। अगर हम देखें बेटा, हमारे अर्थ पे जो कुछ भी मौजूद है, चाहे आप किसी भी लैंड फॉर्म पे जाओ, चाहे क्या बेटा whether you go to the mountain systems, whether you go to the glacial areas, whether you go to the desertic areas, आप समंदरी हिस्सों में चला जाओ, आप बेटा कुछ भी देखो, वाटरफॉल्स देखो पहाड़ों में, रैपिड्स देखो, गॉर्जेस देखो, वैलीज देखो, रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स देखो, ओएसिस देखो, ग्लेशियर्स पे कुछ भी किस्म की टोपोग्राफी देखो, समंदर में बीचेस देखो, कुछ भी देखो बेटा, या तो वो डिग्रेड होके आया है या तो वो एग्रेड, यानी कि या तो वो वेदरिंग का प्रोडक्ट है या तो वो डिपोजिशन का प्रोडक्ट है। तो अगर मैं बात करूं इस सैंड ड्यून्स की, तो बेटा ये प्रोडक्ट जो है ये एक
एओलियन प्रोडक्ट कहलाता है। एओलियन याद रखना बेटा, जब भी कोई प्रोडक्ट विंड की वजह से बनता है उसको हम एओलियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेटा, डेजर्ट रीजन में हवा अपना काम एज एन एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन करता है। खुद तो मैं करने नहीं जाऊंगा, ये तो नेचर के कारनामे हैं। हवा कर देती है, पानी कर देता है, ग्लेशियर कर देता है। तो यहां पे जो भी डेजर्ट में मेन फंडा है, एजेंट है, दैट इज द विंड, एंड विंड इज कॉल्ड एज एओलियन फीचर। और एओलियन में क्या होता है बेटा, सपोज दिस इज अ डेजर्ट एरिया, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, कंस्टेंटली 20-25 दिन एक ही टाइम पे हवा चल रही है, तो बेटा ये इसको खोदते जाएगा खोदते जाएगा खोदते जाएगा हवा को, और ये जमीन अल्टीमेटली उस लेवल पे नीचे से एक्सपोज हो जाएगी कि वाटर टेबल जो है वो ऊपर आ जाएगा। और इसी एरिया को आप बेटा क्या बोलते हैं, इसको आप ओएसिस बोलते हो रेगिस्तान में। ओएसिस मीन जहां पर पानी मौजूद होता है। तो ये क्या फीचर है बेटा, ये एक वेदरिंग का फीचर है, जहां पर एजेंट कौन है बेटा, जहां पे एजेंट एक विंड है। तो ओएसिस तो एक फीचर बन गया डेजर्ट का। बट सर ये जाएगा कहां, ये रेत के जर्रे जाएंगे कहां, क्या मौजूद रहेगा, क्या गायब हो जाएगा बेटा? नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। डेफिनेटली ये मैटर है बेटा, तो ये खत्म तो होगा ही नहीं, ये यहां से उठ के बेटा एक दूसरी जगह पे गिर जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और वंस इट विल बी डिपॉजिटेड, दिस इज कॉल्ड एज अ सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स एक डिपोजिशनल फीचर है, कहां का बेटा, रेगिस्तानों का, डेजर्ट का। इन्हीं सैंड ड्यून्स को रेगिस्तान के इंडिया में लोकली द्रियांस कहते हैं बेटा। तो यहां पे हम इसको रोकेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, अभी कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, सो विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट। सो बिफोर वी क्लोज दिस बेटा, मैं आपको आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। एज वी नो, मुझे पता है बेटा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, इस स्टेज पे एक बहुत सारा प्रेशर लेके, एक बहुत सारी उम्मीदें लेके, एक बहुत सारा टेंशन दिमाग में लेके हम इस एसएसबी पे पूरे रिलाई हो चुके हैं। करे भी क्या बेटा, बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे, पॉलिटिकल रीजंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारी बहुत सारी परेशानियां हैं, बट जो भी है बेटा एक उम्मीद नजर आती है जब हम इस एसएसबी के पोस्ट आते हैं। तो एक बच्चा जो कि एक ऑलमोस्ट एक एज बैरियर क्रॉस करने वाला है, वहां तक पहुंच जाता है, उसके बाद बहुत ज्यादा वीकेंड से बहुत ज्यादा इसमें एक डिलेमा रहता है, हमेशा बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे कि इस बार भी एग्जाम्स होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, बट बेटा मैं एक चीज बताऊंगा, एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स टाइम पे होंगे, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी बेटा। जो दिलो जान से मेहनत करता है उसका सिलेक्शन आज नहीं तो कल होना ही होगा बेटा। यहां पर मुझे फैज अहमद फैज का एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ जाता है, जो पर्सनल लेवल पे मुझे खुद हमेशा उम्मीद देता है बेटा। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं बेटा, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है बेटा। तो याद रखना, ये जो शाम है बेटा, ये आखिरी फेज है। द लास्ट फेज ऑफ द नाइट इज द डार्केस्ट फेज। तो शायद ये वही वाला सुबह सादिक से पहले होने वाला जो अंधेरा बहुत डार्क होता है बेटा, लेकिन याद रखना सुबह सादिक के बाद की जो रोशनी होती है, जो किरणें होती है, वो बहुत तेज होती है बेटा, वो बहुत रोशन कर देती है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं, हम दुआ करेंगे रब से कि आपकी जिंदगी में भी एक वैसा ही रोशनी आए। आप बस बेटा मेहनत करते रहो, आप कंसिस्टेंट रहते रहो, आप मोटिवेटेड रहते रहो, आप कंटिन्यू लॉयल्टी और ऑनेस्टी से मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल बेटा आपकी जिंदगी में भी वो रोशनी आएगी, आप भी बेटा कामयाब कामरान हो जाओगे। सो विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक सून, नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन सून। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।